हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है एंट्री। दोस्तों यहाँ पर आज हम पढ़ने जा रहे हैं जीके क्विज एक जो कि एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए कारगर सिद्ध होगा। कर्मचारी चयन आयोग जो कि वैकेंसी आ चुकी है यहाँ पर एसएससी एमटीएस की, तो उसके लिए हम यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं जीके क्विज 1 से। और इसमें जो है हम क्वेश्चंस को देखेंगे। कुछ इसमें क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर होंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनकी आने की संभावना है। तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं आज का सेशन। तो जो पहला क्वेश्चन हमको देखने को मिल रहा है वो यह देखने को मिल रहा है कि जो मगहर किससे संबंधित है। एक मगहर की बात की जा रही है, आखिर मगहर है क्या और ये किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है कबीर, दूसरा ऑप्शन है बुद्ध, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर महावीर और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर गुरु नानक। तो आखिर आंसर क्या हो सकता है। तो जो इसका सही आंसर है वो है कबीर। देखते हैं क्यों। तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो मगहर 15वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कवि और संत कबीर से संबंधित है। लेकिन क्या मगहर वह स्थान है जहां कबीर ने अंतिम सांस ली थी और वहां उनकी एक समाधि भी है। तो मगहर किससे संबंधित हो गया, कबीर से संबंध हो गया। यहां पर उन्होंने क्या किया था, अंतिम, यहां पर उन्होंने क्या किया था भैया, अंतिम सांस ली थी, है ना, अंतिम सांस ली थी। और यहीं पर उनकी समाधि भी आपको देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, समाधि भी देखने को मिलेगी। तो एक क्वेश्चन यहां से एक और बन सकता है कि कबीर कबीर की समाधि, कबीर की समाधि कहाँ स्थित है, कबीर की समाधि कहाँ स्थित है। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी यहाँ पर बन सकता है। तो आपको लगाना है मगहर, ठीक है ये। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप तमिलनाडु से संबंधित है। तमिलनाडु, पहला ऑप्शन है कथकली, दूसरा है भरतनाट्यम, तीसरा है कुचिपुड़ी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। पहला ऑप्शन कथकली, जो कि आपको पता है कि कथकली जो है कहां से है। तो कथकली आपको याद रखना है केरल, केरल से है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम जो है आपका इसका राइट आंसर है, तमिलनाडु से भरतनाट्यम आपको देखने को मिल जाएगा। तो सही आंसर जो है ऑप्शन बी, भरतनाट्यम तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है। आपके लिए एक क्वेश्चन है यहाँ पर, इसका कमेंट में आप आंसर दीजिए कि कुचिपुड़ी जो है कहाँ का नृत्य है। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है, ये आपको कमेंट में यहाँ पर आंसर बताना है। इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं कमेंट जरूर करें कि ये कहाँ का नृत्य है। और एक पूछा जाता है कथक, ठीक है, ये कथक कली है। और एक होता है कथक जो कि आपको यूपी में जाना है, उत्तर प्रदेश में जाना है, वहां पे इसका आंसर होता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर सलवार, कुर्ता, टोपी आदि जैसे सिले हुए कपड़े, इसकी बात की जा रही है। सलवार, कुर्ता, टोपी आदि जैसे सिले हुए कपड़े किसके द्वारा भारत में लाए गए थे। देखिए भारत जो था हमारा, पहले की बात कर रहा हूं, भारत तो अभी भी है, लेकिन भारत में पहले क्या था, पहले हम क्या पहनते थे, मेनली कुर्ता हमारा था, खादी में कुर्ता था और धोती था, है ना। धोती कुर्ता हम पहनते थे। अगर हम पुरुष में बात करें, महिलाओं में बात करें तो साड़ी यहाँ पर पहनी जाती थी, आज भी पहनी जाती है, लेकिन धोती कुर्ता का चलन, धोती कुर्ता का चलन यहाँ पर समाप्त हो चुका है। हम जो है वेस्टर्न कपड़े पहन रहे हैं, हम कोट पहन रहे हैं, हम टाई पहन रहे हैं, ये सारी चीजें। तो ये जो आए, है ना, ये कौन लेके आया भारत में। पहला ऑप्शन है मुगलों और मंगोलों के द्वारा आया क्या, दूसरा ऑप्शन है अफगान और तुर्कों के द्वारा आया क्या, तीसरा ऑप्शन है कुषाण, साक और पार्थियन, कुषाण है ये, कुषाण, साक और पार्थियन, या फिर पुर्तगाली या फिर अंग्रेज लेके आए थे। आखिर ये लेके आया कौन था। टोपी कुर्ता, जैसे मेरा जूता है जापानी, सर पे लाल टोपी रूसी, तो ये सारी चीजें कब हुई, किसने लाई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर है हमारे पास कि कुषाण और पार्थियन सिले कुर्ते, सलवार, टोपी आदि भारत में लाए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थर्ड वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं, यह 2री शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। शक, कुषाण और पार्थियन सिले कुर्ते, सलवार, टोपी भारत में लेके आए थे। यद्यपि सिले हुए कपड़े कुषाण, शक और पार्थियन द्वारा भारत में लाए गए थे, लेकिन वे गुप्त काल में ही बहुत लोकप्रिय हो गए थे। तो किस काल में हो गए थे भैया, गुप्त काल, गुप्त काल में बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हुए थे। सिले हुए वस्त्र उस काल में रॉयल्टी का प्रतीक बन गए थे। 18वीं शताब्दी में यूरोपीय लोगों के द्वारा शर्ट,
पतलून, स्कर्ट आदि भी भारत में लाया गया। तो यूरोपीय लोगों के द्वारा कब? 18वीं शताब्दी में शर्ट, पतलून और स्कर्ट लेके आया गया। कुषाण राजवंश की बात करें तो कुषाण राजवंश अपने शुद्धतम सोने के सिक्कों के लिए भी जाना जाता है। तो कुषाण जो है हमारा, कुषाण किसके लिए जाना जाता है भैया? प्योर गोल्ड, सोने के सिक्के, सोने के सिक्के। तो कुषाण सोने के सिक्के, और यहाँ पर अगर सीसा है ना, सीसा या कांच के अगर सिक्के की बात करेंगे तो वो सातवाहन, सातवाहन जो है कांच के सिक्के के लिए प्रचलित है। कुषाण की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो भारत ग्रीक थे जो कि उत्तर पश्चिम भारत में शासन करते थे। कुषाण राजवंश देश के सिक्के में एक क्रांति के साथ आया था। देश में मतलब सिक्के की क्रांति के लिए भी फेमस है यहाँ पर कुषाण। तो मेनली गोल्ड कॉइन के लिए ज्यादा फेमस है, आपको याद रखना है। गोल्ड कॉइन पे क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछा जा सकता है कि गोल्ड कॉइन किसके समय पे को देखने को मिलेगा, तो कुषाण राजवंश के समय पर देखने को मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है यहाँ पर। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक शास्त्रीय भाषा नहीं है, पूछा है। ये नहीं है क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि इसको हम ध्यान नहीं देते हैं। तो निम्न में से कौन सी एक शास्त्रीय भाषा नहीं है? पहला है भोजपुरी, दूसरा है तमिल, तीसरा है संस्कृत और यहाँ पर कन्नड़। तो देखो तमिल एक भाषा है शास्त्रीय, संस्कृत भी तो सभी भाषाओं की जननी है, माता बोला जाता है, भाषाओं की जननी माता। कन्नड़ भी एक शास्त्रीय यहाँ पर भाषा के रूप में है। जो भोजपुरी है यह एक शास्त्रीय भाषा नहीं है, यह एक साधारण बोलचाल की भाषा है, साधारण बोल चाल की भाषा, बोलचाल की भाषा है यहाँ पर। तो देखते हैं इसका आंसर है ऑप्शन ए। तो देखिए क्या चीज है, भोजपुरी की अगर हम बात करते हैं तो भाषाओं के इंडो आर्यन परिवार से संबंधित है और ये मुख्य रूप से भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार में बोली जाती है। तो कहां पर बोली जाती है भैया? यूपी और बिहार, यूपी और बिहार में आपको भोजपुरी देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं हम यहाँ पर, तो देखो यह नेपाल में, नेपाल, गुयाना, सूरीनाम, जमैका, कैरेबियन, फिजी, मॉरिशस और दक्षिण अफ्रीका के कुछ हिस्सों में भी बोली जाती है। शास्त्रीय भाषा भारत सरकार द्वारा उन भाषाओं को दी गई स्थिति है जिसकी प्राचीन जड़ें, समृद्ध विरासत और पूरी तरह से मूल है। भारतीय संविधान की 18वीं अनुसूची, कौन सी सूची भैया? सॉरी 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, ठीक है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का, 22 भाषाओं का मतलब सूचीबद्ध किया गया है जिन्हें अनुसूचित भाषाओं के रूप में जो है संदर्भित किया गया है और मान्यता, स्थिति और आधिकारिक प्रोत्साहन दिया गया है। बात करते हैं 2018 की। 2018 में 6 भाषाओं को, कितने? 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि 2018 में कितनी भाषाओं को दर्जा दिया गया था? तो 6 भाषाओं को यहाँ पर दर्जा दिया गया था। अगर हम बात करें अब तक यानी कि 2018 तक, ये 2018 में नहीं, अब तक यानी कि 2018 तक की बात की जा रही है। तो कौन कौन से वो भाषा है और कब उनको दर्जा मिला था 6 भाषाओं को? तो देखते हैं यहाँ पर। तो देखो तमिल को जो घोषणा हुई थी, तमिल की 2004 में हुई थी। संस्कृत भाषा 2005 में इसकी घोषणा हुई थी। तेलुगु की बात करते हैं तो 2008 में हुई थी। कन्नड़ की बात करें तो 2008 में हुई थी। मलयालम की बात करते हैं तो 2013 में हुई थी और उड़ीसा की बात करें तो 2014 में हुई थी, यानी कि उड़िया। तो 2018 तक कितनी? 6 भाषाओं को और मान्यता मिली है। पहला है तमिल, दूसरा है संस्कृत, तीसरा है तेलुगु, चौथा है कन्नड़, पांचवा है मलयालम और छठवा है उड़िया या फिर उड़ीसा की जो भाषा है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। और यहाँ पे जो आंसर है, यहाँ पे आंसर क्या है? यहाँ पे आंसर है भोजपुरी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि वार्षिक रॉयल, ठीक है, वार्षिक रॉयल कैथीना समारोह, रॉयल कैथीना समारोह निम्नलिखित धर्मों में से किससे जुड़ा हुआ है? कैथीना समारोह, देखो ऑप्शन है जैन धर्म, ऑप्शन बी है पारसी, ऑप्शन सी है बौद्ध धर्म या ऑप्शन डी है यहाँ पर सिख धर्म। तो इसका आखिर राइट आंसर है क्या? तो इसका जो सही आंसर है, सही आंसर है यहाँ पर बौद्ध धर्म। कौन सा आंसर है भैया? बौद्ध धर्म। तो रॉयल कैथीना समारोह बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ। कैथीना एक पाली भाषा है जो कि लंबाई और चौड़ाई को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले लकड़ी के फ्रेम को संदर्भित करता है। कैथीना एक प्राचीन बौद्ध परंपरा है जिसका पालन 2500 वर्षों से अधिक समय तक किया जा रहा है, मतलब 2500 वर्षों से भी अधिक समय से किया जा रहा है। यह अगर बात करें क्या है, वास्ता 3 महीने वारिस निवर्तन के अंत के बाद महीने के दौरान होता है।
कैथीना त्योहार मुख्य रूप से बांग्लादेश, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, श्रीलंका, भारत और थाईलैंड में मनाया जाता है। समारोह के दौरान थेडियुट के पहले वार्निंग दिन और वर्मी कैलेंडर में ताजांगमोन के पूर्णिमा दिवस के बीच संघ को पेश किया जाता है। तो ये सारी चीजें मेनली आपको याद रखना है कि ये किससे रिलेटेड है, तो ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला जो देखने को मिल रहा है यहाँ पर हमको प्रश्न, वो यह है कि प्रसिद्ध जंग प्रतिरोधी लौह स्तंभ कहाँ पर है। जंग प्रतिरोधी यानी कि ऐसा लोहे का स्तंभ, ऐसा लोहे का स्तंभ जिसमें जिसमें जंग नहीं लगता, जिसमें क्या नहीं लगता भैया, जंग नहीं लगता, तो वो कहां और कैसे है, क्यों है, उसके बारे में चर्चा की जा रही है। ऑप्शन ए मैसूर, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है हैदराबाद और ऑप्शन डी है कोलकाता। तो इसका सही आंसर वैसे सभी को पता होगा, इसका आंसर है दिल्ली। चलिए देखते हैं। तो दिल्ली का लौह स्तंभ कुतुब परिसर में स्थित है, कुतुब मीनार के पास है और अपने संक्षारण प्रतिरोधी गुणों के लिए प्रसिद्ध है। यह चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था और भगवान विष्णु को समर्पित था। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा बनाया गया था और किसको? भगवान विष्णु को समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित है। ये चीजें यहां पर बताई गई हैं, तो ये जो है यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है। फड़ चित्रकला, कौन सा भैया? फड़ चित्रकला डैश पर आधारित एक चित्रकला का प्रकार है। ऑप्शन ए पेन, ऑप्शन बी स्क्रॉल, ऑप्शन सी ब्रश या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है स्क्रॉल। स्क्रॉल पर जो है ये आधारित है। चलिए देखते हैं और क्या चीजें इनसे मिल सकती है हमको इसका। तो देखो, फड़ चित्रकला स्क्रॉल चित्रकला का एक प्रकार है जो कि राजस्थान में शुरू हुआ था। कहां पर शुरू हुआ था? राजस्थान में शुरू हुआ था। तो एक क्वेश्चन यहां से ये भी पूछा जा सकता है कि फड़ चित्रकला का शुरुआत कहां से हुआ? तो राजस्थान से हुआ। करते क्या है इसमें कपड़े के एक लंबे टुकड़े पर चित्र तैयार किए जाते हैं जिसे फड़ के नाम से जाना जाता है। यह एक पारंपरिक रूप है जो कि लोकगीत और धार्मिक ग्रंथों के गीत, नृत्य वर्णन का चित्रण करता है। तो किसका करता है भैया? लोकगीत है ना, लोकगीत, धार्मिक ग्रंथ और गीत, नृत्य, इन सभी का चित्रण करता है, चित्रों के रूप से इसको बताता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। कुछ और चीजों के बारे में जानते हैं। काली घाट चित्रकला काली मंदिर से फेमस है। काली घाट कोलकाता के आसपास में प्रारंभ हुई थी। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है। मधुबनी, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। मधुबनी चित्रकला बिहार के मिथिला क्षेत्र मधुबनी जिले से उत्पन्न हुआ थी, कई बार पूछा गया। ये तो वेरी आईएमपी प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेगा मधुबनी चित्रकला से। बात करते हैं कालामकारी की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से उत्पन्न है चित्रकला। तो इनको भी आपको ध्यान रखना है, ये भी जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हौस खास किला किस शहर में स्थित है? हौस खास किला की बात की जा रही है तो दिल्ली है या फिर मुंबई है या फिर अहमदाबाद है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही फेमस जगह है, इजिली जो है आपसे इसका आंसर आ जाएगा। और देखो एसएससी एमटीएस का अगर हम बात करें तो इजी एग्जाम ही यहाँ पर पूछे जाते हैं, ऐसा कोई हाई फाई एग्जाम नहीं पूछा जाता है। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं, तो दिल्ली में कहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा? दिल्ली। तो दिल्ली में हौस खास कॉम्प्लेक्स में पानी के टैंक, इस्लामी धर्मशाला, एक मस्जिद, एक मकबरा और मंडप मौजूद है, जिसका निर्माण जो शहरीकृत गांव के चारों ओर किया गया है। इसका निर्माण 13वीं शताब्दी के, अगर हम बात करें, अलाउद्दीन खिलजी के शासन के दौरान किया गया था। किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के शासन के दौरान यहाँ पर किया गया था। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। और अभी भी दिल्ली में हौस खास जो है जगह फेमस है बहुत सारी चीजों के लिए। चलिए
बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो कालीघाट चित्रकला का नाम डैश के मूल स्थान से रखा गया है। तो अब भी मैंने पीछे आपको बताया था कालीघाट के बारे में, मधुबनी के बारे में। तो कालीघाट कहाँ से है इंपॉर्टेंट? कोलकाता से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों कोलकाता। लेकिन इसके बाद हमारे पास ऑप्शन में क्या है? कांचीपुरम है, कुशीनगर है, काठ गोदाम है। तो ये सभी जो है गलत है। सही आंसर है कोलकाता। क्या है भैया? कोलकाता। तो एक तो ये काली घाटी चित्रकला है, दूसरा मधुबनी भी बहुत पूछा जाता है। मधुबनी चित्रकला जो कि कहां से? बिहार से संबंधित है, मिथिला प्रदेश से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर कालीघाट चित्रकला 19वीं शताब्दी में बंगाल से आरंभ हुई थी। कालीघाट के आसपास काली मंदिर कोलकाता के आसपास है और आगंतुक काली मंदिर में ले जाने वाले निशानी के कारण कई सालों के बाद चित्रकला एक अलग चित्रकला विद्यालय के रूप में विकसित हुई है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला जो प्रश्न देखने को मिल रहा है वो यह है, वर्ली चित्रकला इंपॉर्टेंट है, आईएमपी है, ठीक है। वर्ली, वर्ली चित्रकला का नाम डैश की एक छोटी जनजाति से लिया गया है। डैश की एक छोटी जनजाति से लिया गया है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है झारखंड, ठीक है। तो वर्ली चित्रकला याद रखना नाम, वर्ली चित्रकला का नाम कहाँ की एक जनजाति से लिया गया है? तो इसका सही आंसर है यहाँ पर महाराष्ट्र। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, महाराष्ट्र। वर्ली चित्रकला का नाम महाराष्ट्र की एक छोटी जनजाति से लिया गया है। वर्ली पेंटिंग आदिवासी कला की एक शैली है, ज्यादातर भारत में उत्तर सह्याद्री सीमा के आदिवासी लोगों के द्वारा बनाई गई थी। वर्ली जनजाति भारत में सबसे बड़ी है जो मुंबई के बाहर स्थित है। कहां पर है? मुंबई के बाहर स्थित है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। तो वर्ली चित्रकला का नाम क्या है भैया? महाराष्ट्र से तो एक लिया गया है, महाराष्ट्र की एक छोटी जनजाति से लिया गया है। वर्ली पेंटिंग आदिवासी कला की एक शैली है। किसकी है भैया? आदिवासी, आदिवासी कला, आदिवासी कला की शैली है। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। और वर्ली जनजाति की बात करते हैं तो भारत में सबसे बड़ी है जो कि मुंबई के बाहर स्थित है। कहां पर? मुंबई, महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो मुंबई के बाहर स्थित है वर्ली जनजाति और वहां की सबसे बड़ी है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर गरबा, गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? गरबा की बात की जा रही है, बहुत ही फेमस है। पंजाब, पंजाब का तो भांगड़ा है, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल। उसका सही आंसर है आपके सामने, गरबा जो है गुजरात में आपको देखने को मिल जाएगा। गरबा भारत में गुजरात राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है। परंपरागत रूप से यह 9 दिवसीय हिंदू त्योहार नवरात्रि, नवरात्रि, नवरात्रि में बहुत ही फेमस है। हर जगह पर, हर जगह, चाहे वो एमपी है चाहे कहीं भी है, वहां पर गरबा आयोजित होता है। लेकिन मूलतः, मूलतः गुजरात से है ये। तो ये चीजें आपको यहाँ पर याद रहे। पंजाब में जैसे कि भांगड़ा होता है, उसी तरीके से गरबा एमपी में भी होता है। लेकिन अगर मूलतः, मूल स्थान की बात की जाती है, जैसे आपसे पूछा जाता है मूल निवासी कहाँ के हो, भले आप एमपी में रह रहे हो, भले आप कहीं रह रहे हो, लेकिन मूल निवासी आप कहीं और के हो, तो वही मूलतः जो है गुजरात से रिलेट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला जो प्रश्न है हमारे पास, गुप्त चित्रों के, गुप्त चित्रों के सर्वोत्तम नमूने किस स्थान पर देखे जा सकते हैं? सर्वोत्तम नमूने की बात की जा रही है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर नरसिंहगढ़, दूसरा है एलोरा, तीसरा है अजंता, चौथा है भीमबेटका। तो उसका सही आंसर हो जाएगा अजंता। तो देखते हैं क्यों है सही आंसर अजंता। गुप्त चित्रों के सबसे अच्छे नमूने अजंता में देखे जा सकते हैं। गुप्त साम्राज्य एक प्राचीन भारतीय साम्राज्य था जो कि लगभग 240 से 590 ईस्वी तक विद्यमान रहा। तो ये चीजें आपको कहां पर देखने को मिलेगी? अजंता में। 240 से 590 ईस्वी तक यहाँ पर प्राचीन भारतीय साम्राज्य था, गुप्त साम्राज्य, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। थेवा कला किसकी बात की जा रही है? थेवा कला, थेवा कला नामक मीनाकरी, ठीक है, मीनाकरी का संबंध मूल रूप से किस स्थान से है? केरल से है क्या, पश्चिम बंगाल से है क्या, राजस्थान से है क्या, या फिर दिल्ली से है क्या? तो थेवा कला की बात करें तो ये मेनली आपको राजस्थान से देखने को मिलेगा। कहां से देखने को मिल जाएगा भैया? राजस्थान से देखने को मिलेगा। तो देखते हैं क्या है। तो राजस्थान का प्रतापगढ़ थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है। यह 23 के सोने के, मतलब 23 कैरेट गोल्ड,
गोल्ड में गहने बनाने की कला है जिसे बहुरंगी कांच से सजाया जाता है। इस कला को पहली बार मुगल युग में, कब भैया? मुगल युग में जो विकसित किया गया था। और मीनाकारी और थेवा कला भारत में दुल्हन के आभूषण बनाने की कला से जो है सबसे प्रभावशाली होता है। तो मेनली जो है शादी के समय जो दुल्हन के आभूषण होते हैं, दुल्हन के जो आभूषण होते हैं श्रृंगार के लिए, उसको बनाया जाता है 23 जो है कैरेट गोल्ड में, और कांच वगैरह की जो है सहायता लेकर आभूषण बनाए जाते हैं। तो ये थेवा कला किससे रिलेटेड है? राजस्थान से। चलो अगला प्रश्न देखते हैं कि एलोरा में कैलाश मंदिर डैश का एक उदाहरण है। जो एलोरा में कैलाश, तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि कैलाश मंदिर मतलब एलोरा में क्या है, तो कैलाश मंदिर आपको याद रखना है। कैलाश मंदिर जो है किसका उदाहरण है? मुक्त खड़े मंदिर का, शैल कर्तित मंदिर का, सौर मंदिर का, या फिर नागरा शैली मंदिर का? तो इसका सही आंसर है शैल कर्तित मंदिर। क्या है? शैल कर्तित इसका सही आंसर है। तो देखते हैं क्यों है और क्या होता है ये। एलोरा में जो मंदिर है ये शैल कर्तित मंदिर का एक उदाहरण है। यह भारत में सबसे बड़े शैल कर्तित प्राचीन हिंदू मंदिरों में से एक है, जो कि महाराष्ट्र में एक बड़ी एकल चट्टान से बना है। किससे बना है? यहां पर अगर हम बात करें, एकल यानी कि सिंगल, एक चट्टान से बना है, एकल चट्टान। तो ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। शैल कर्तित प्राचीन हिंदू मंदिर महाराष्ट्र में है, एकल चट्टान। ठीक है, किससे बना है भैया? एकल चट्टान। ये आप जरूर याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो अगला है बौद्ध मंदिरों, पैगोडा, स्तूप और खंडरों का विश्व में सबसे बड़ा और धनीभूत केंद्र बागान शहर किस देश में स्थित है? किसकी बात की जा रही है भैया? बागान शहर किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए है म्यांमार, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है भूटान, या फिर ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो इसका जो सही आंसर है म्यांमार। क्या है भैया? म्यांमार इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं चलो। बागान शहर म्यांमार के मंडलीय क्षेत्र में स्थित है। बौद्ध के मंदिरों, पैगोडा, स्तूप, खंडरों विश्व में सबसे बड़ी धनीभूत केंद्र है। 9वीं से 13वीं शताब्दी तक बागान शहर पैगन साम्राज्य की राजधानी थी। किसकी थी? पैगन साम्राज्य की राजधानी है या थी? राजधानी थी, आपको याद रखना है। 13वीं शताब्दी, 9वीं से 13वीं शताब्दी तक। चलो तो यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं। लगभग 15 से 16 क्वेश्चन मैंने लिए थे, जो कि मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे एसएससी एमटीएस के लिए। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, और डेली 7 बजे चैनल पे मिलो। मैं डेली 7 बजे आपको यहाँ पर ऐसे ही क्विज लेके आऊंगा एमटीएस की, और भी बेहतरीन चीजें हम यहाँ पर धीरे धीरे करते जाएंगे एसएससी एमटीएस के लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।